अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 11 से नया पाठ कविता आज लेकर आपके समक्ष हूँ। तीसरी कविता पथिक, जिसके लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। पहला पाठ। अब पहले मैं कवि का परिचय दे दूँ कि छायावादी मूल के जो हम अभी की जो हिंदी बोलते हैं खड़ी बोली, उस खड़ी बोली के बहुत प्रख्यात विख्यात लेखकों में से राम नरेश त्रिपाठी है। ज़्यादातर उनकी रचनाएं देश प्रेम को ध्यान में रखती है और वैयक्तिक प्रेम को ध्यान में रखकर भी उन्होंने कविताएं लिखी है, पर फिर भी ज़्यादातर कविताएं का विषय देश प्रेम है। के छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि राम नरेश त्रिपाठी की कविताओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों मौजूद है। हालांकि देश प्रेम को ही विशेष स्थान प्राप्त है, उन्होंने तत्कालीन समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता में स्थान दिया। तो उस समय जब देश आजाद होने का था और हो गया था, तो देश प्रेम को ध्यान में रखकर बहुत ज़्यादा कविताएं थी। समाज सुधार को ध्यान में रखकर कवि कविताएं लिखते थे, बनाते थे, रचना करते थे। उस समय इन्होंने समाज सुधार पर न रखते हुए रोमांटिक विषयों पर कविता का सर्जन किया। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से उनकी कविता कौमुदी, जो 8 भागों में है, हिंदी में पहला मौलिक कार्य तथा हिंदी में बाल साहित्य के वे जनक माने जाते हैं। स्वच्छंदतावादी कवि राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग है। प्रेम है, भाव है और कल्पना है। ये पूरी कविता जिसमें उन्होंने कल्पना की परिकाष्ठा से उन्हें जो जो मन में आया, जो भी प्रकृति को देखकर, वो उनकी रचनाओं में है, देखने को मिलेगा। पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग के लिए ये प्रस्तुत काव्यांश में दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वही बसना चाहता है। जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं, तो उस मुश्किलों से आहत होकर कवि के नजर के समक्ष प्रकृति है, तो आसमान, समुद्र, जितनी भी प्रकृति है, उसे देखकर वो भाव विभोर हो जाता है और उसमें खो जाना चाहता है, अपने दुखों को भूल जाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जा रहा है, अपने घर से दूर ले जा रहा है। सागर के सौंदर्य को मुग्ध पथिक प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह सुनाता है और उसका अनुभव करना चाहता है। इसके माध्यम से कवि ने पाठक को युग बोध एवं जीवन बोध से परिचित कराते हुए आत्मनिरीक्षण के लिए भी प्रेरित किया है। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि जीवन में सुख है तो दुख है, दुख है तो फिर सुख आता ही है। तो जीवन में अगर हम मनुष्य जीवन के रूप में, मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं, तो जीवन में कई कठिनाइयां भी रहेगी, आज नहीं तो आने वाले कल में आएगी। तो इस दुखों से भागने की बजाय हमें आसपास नजर दौड़ानी चाहिए। जितनी प्रकृति है उसके अंदर, प्रकृति के अंदर जो विलक्षण चीजें हैं, उसे महसूस करना चाहिए। हमारे भाव को उसके भाव के साथ मिलाना चाहिए और एक कल्पना की दुनिया बनानी चाहिए जो हमें थोड़ा सुख दे सके। तो पथिक का मतलब है जो प्रवासी, यात्रा, टूरिस्ट, जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे कहते हैं पथिक, पथ पर चलने वाला। और लेखक वो पथिक है जो प्रकृति के अंदर खो जाना चाहते हैं, घर से दूर हो जाना चाहते हैं। तो हम पहले एक बार कविता पहले मैं पूरी पढ़ता हूँ और उसके बाद आपको 4-4 पंक्तियों का भावार्थ में समझाने का प्रयत्न करूंगा। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगी निराला,
रवि के सन्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। गन पर बैठे बीच में विचरू, यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मैं मलया नील बहता है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महामयी रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठे फिरू जी भर के। आगे है, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बीब अधूरा। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ग सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। जब गंभीरतम अध निशा में जग को ढक लेता है। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी द्रुत गति से आता है। तट पर खड़ा गगनगंगा के मधुर गीत गाता है। उससे ही दिल मुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। आखिरी पंक्तियां, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं। पड़ो लहर तट तुम तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी। जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो एक बार मैंने पढ़ा, आप वीडियो देखने के बाद 2 दिन बाद आप कविता ध्यान से पढ़िएगा। इसके शब्द इतने कठिन नहीं है जितना आपको लग रहे हैं। खड़ी बोली में ज्यादातर शब्द है तो आपको आसानी से समझ में आएंगे। अब हम पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। मैं 4-4 पंक्तियां पढ़ता हूँ किताब में से, उसका भावार्थ पढ़ूंगा और बाद में मैं अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगी निराला। शब्दों का अर्थ समझाना। प्रतिक्षण मतलब कि हर पल प्रकृति बदलती है ना, सीजन में 3 दिन सीजन में बदलती है, सुबह दोपहर शाम रात को बदलती है। तो प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगी निराला। किसकी बात की है? प्रकृति की बात की गई है, आसमान की बात की गई है, आसपास जितना नजारा उसकी बात की गई है। रवि के सन्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। रवि मतलब सूर्य कि रवि के समक्ष थिरक रही है। थिरकना मतलब नाच रही है। नभ में वारिद माला, नभ मतलब आसमान, वारिद माला मतलब बादल। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। नील समुद्र, नील मतलब ब्लू कलर का, नीले कलर का समुद्र। आपको नीला पानी दिखता ही है। सीवी रामन ने खोजा, वैज्ञानिक सीवी रामन की ये खोज थी कि समुद्र का पानी नीला क्यों लगता है। आपने पढ़ा है 9th में। तो नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। समुद्र भी नीला है और उसके ऊपर आसमान भी नीला है। गन पर बैठ बीच में विचरू, यही चाहता मन है। गन पर बैठ, गन मतलब बादल पर, बादल पर बैठकर मैं बीच में मतलब कि जमीन पर भी नहीं और आसमान में, बीच में विचरू मतलब फिरू, यही मन मेरा चाहता है। अब किताब का भावार्थ मैं आपको सुनाता हूँ कि इस 4 पंक्तियों का भावार्थ क्या कहता है कि समुद्र
किनारे खड़ा पथिक, पथिक कौन? लेखक खुद, कि समुद्र किनारे खड़ा पथिक प्रकृति के बदलते हुए नए नए रूपों पर मुग्ध है। बादलों के समूह किसी नर्तकी के समान रंग बिरंगा वेश धारण करके सूर्य के सामने थिरकते हुए प्रतीत होते हैं। पथिक का मन चाहता है कि वो समुद्र और आसमान के बीच बादलों पर बैठकर सुंदर दृश्य का आनंद ले। मैंने हर शब्द को आपको समझाया है कि लेखक चाहता है, आप कभी समुद्र किनारे गए होंगे तो आप प्रकृति की सुंदरता देख पाएंगे। आप सुबह गए, समुद्र किसी और तरह लगेगा, दोपहर जाओगे तो सूरज की रोशनी समुद्र पर पड़ेगी तो समुद्र की चमक कुछ और होगी, शाम को जब सूरज डूबता है तब समुद्र लालिमा छा जाती है और जितना सूरज बचता है जैसे लगता है कि वो उसने रास्ता बनाया हो। तो लेखक इस समुद्र किनारे खड़ा होकर ये सोचता है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनकर रंग बिरंगी निराला के हर समय प्रकृति बदल रही है, नए नए वेश धारण कर रही है, नए नए रूप ले रही है। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ्य वारिद माला। वारिद माला मतलब बादल रूपी नर्तकी, नृत्य करने वाली। रवि मतलब कि सूरज के समक्ष बादल रूपी नर्तकी नाच रही है। नीचे नील समुद्र, नीला समुद्र है विशाल और उस पर विशाल आसमान छाया है। एक घर पर बैठ विचलित में यही मन चाहता है। लेखक का मन क्या चाहता है? पथिक क्या चाहता है? पथिक चाहता है कि मैं आसमान में और जमीन से ऊपर बीच में बादल पर सवारी करके पूरा आसमान देखना चाहता हूँ, प्रकृति को देखना चाहता हूँ। अब आगे, रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठे पीरू जी भरे। रत्नाकर मतलब रत्न कहाँ पाएगा? समुद्र। इसीलिए समुद्र को क्या कहा गया है? रत्नाकर। क्या रत्नाकर गर्जन करता है? आप कभी उसके किनारे बैठे हैं ना तो उसकी लहरें कितनी आवाज करती है? बहुत आवाज करती है। कि समुद्र रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है कि मलय पर्वत की तरफ से हवाएं ठंडी ठंडी बयारें आ रही है। इसीलिए कहा गया है कि मलय पर्वत की तरफ से जो हवाएं बह रही है ठंडी, मलया नील बहता है, बयारें आ रही है ठंडी। हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है कि ये देखकर हृदय में एक हौसला भरा रहता है हमेशा कि इस विशाल विस्तृत महामहिम, ये समुद्र के लिए कहा गया है क्योंकि पृथ्वी की 70% जो जगह है वो समुद्र ने घेर के रखी है। अगर आप समुद्र के बीच कहीं हो तो आसपास आपको पानी ही पानी नजर आएगा। इसीलिए समुद्र को क्या कहा गया है? विशाल, विस्तृत, फैला हुआ, महामहिम। महामहिम किसे कहा गया है? हम जो हमारे राष्ट्रपति है उसे महामहिम कहते हैं। सर्वोच्च स्थान, तो इस प्रकृति में, इस पूरी पृथ्वी पर अगर कोई महामहिम है जो सबसे विशाल है तो वो है समुद्र। इसीलिए समुद्र के लिए 3 शब्द प्रयोग किए गए हैं लेखक के द्वारा: विशाल, विस्तृत और महामहिम। रत्नाकर के घर के समुद्र के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ पीरू जी भरे। समुद्र का घर मतलब पूरा समुद्र ही एक घर है और जो लहरें हैं मैं उस पर बैठकर समुद्र के घर का कोना कोना देखना चाहता हूँ। किताब की भावार्थ में पढ़ता हूँ कि विशाल समुद्र गर्जन कर रहा है और मलय पर्वत की ओर से सुगंधित वायु हवा आ रही है। कभी अपनी प्रिया के सामने यह इच्छा व्यक्त करता है, अपनी पत्नी अपनी प्रिया के सामने इच्छा ये व्यक्त करता है कि इस दृश्य को देखकर मेरा मन करता है कि मैं इस विशाल, महान और दूर तक फैले हुए समुद्र की लहरों पर बैठकर आनंद विहार करूं और सागर के कोने कोने तक जाऊं। ये कवि की कल्पनाएं हैं। आप कहेंगे कि सर कवि ही ऐसी कल्पना कर सकता है? नहीं, आम आदमी अपने जीवन की सारी तकलीफों को छोड़कर अगर वो प्रकृति की गोद में जाएगा तो
उसका मन शांत हो जाएगा, उसके मन में सारी नेगेटिविटी चली जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्योंकि आसपास जितने सुंदर नज़ारे हैं वो आपके मन को, तन को, आत्मा को प्रफुल्लित करते हैं। इसीलिए पूरे साल हम पढ़ते हैं, और जैसे अभी तो नॉर्मल नहीं है, कोरोना की वजह से घर पे ही है, पर अगर कोरोना नहीं था तो हर साल पढ़ते हैं, वैकेशन आते हैं तो हम घूमने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पूरे साल हमें मानसिक शारीरिक दोनों जो थकान होती है, वो ऐसी कोई सुंदर जगह जाने पर, हिल स्टेशन पर जाने पर वो थकान मिट जाती है। आज के लिए बस ये 2 पद ही, आने वाले भाग में आगे के जितने पंक्तियां हैं वो पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। धन्यवाद।